हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 5 ग्रेविटेशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन केपलर्स लॉ। दैट मीन्स उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जेई में पूछे गए क्वेश्चंस, नीट में पूछे गए क्वेश्चन, सीईटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है अपना ग्रेविटेशन का, वो ज़रूर देखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके सिवाय ये लेक्चर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर 2 एमसीक्यूज ऑन केपलर्स लॉ। उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं केपलर्स लॉ को। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों? केपलर ने कहा था कि जो भी प्लैनेट्स है उनका ऑर्बिट उसने एक्सप्लेन किया था। जो भी प्लैनेट्स है वो अराउंड द सन रिवॉल्व होते हैं और उनका जो शेप होता है, उनका जो ऑर्बिट होता है रिवॉल्यूशन का, वो होता है इलिप्स। इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व होते हैं एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ हमने देखा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरियाज। क्या था कि एरियल वेलोसिटी dA/dt इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। थर्ड, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। थर्ड हमने देखा था कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। रेडियस मतलब इसको सेमी मेजर एक्सिस कहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। एक्चुअली यहाँ पे हाइट ली जाती है। जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं उनके दो प्लैनेट्स के बीच की जो हाइट होती है वो एज अ आर से डिनोट की जाती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसका जो स्क्वायर है, मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसका स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ऐसे टोटल 3 लॉज हमने स्टडी किए थे। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। इस लॉ का फॉर्मूला हमने बनाया था T1/T1², या फिर हम बोल सकते हैं T1/T2। दो प्लैनेट्स लिए उनका कंपैरिजन हमें करना है। तो T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, R1/R2 ब्रैकेट क्यूब। ये फॉर्मूला हमने बनाया था, राइट। T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 ब्रैकेट क्यूब। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले हम आपके बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स है या फिर और कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मुड़ेंगे। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको कुछ MCQs बताऊंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में ये सॉल्व MCQs है, आई मीन सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिकम्स। व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिकम्स फर्स्ट थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस एंड सेकेंड ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। मतलब देखो, इन्होंने पूछा है कि ड्यूरेशन कितना होगा ईयर में। अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन को, राइट ना। इसका मतलब हमें अर्थ का टाइम पीरियड निकालना है। कब? अगर प्रेजेंट डिस्टेंस है उससे अगर हम थ्राइस कर दे, एक बार थ्राइस और दूसरी बार ट्वाइस कर दे, तो इसमें क्या चेंज होगा देखते हैं क्या चेंज होगा। सिंपल एग्जाम्पल है, देखो कंसिडर करते हैं R1 जो है, लेट R1 इज इक्वल टू प्रेजेंट डिस्टेंस है, प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ओके। एंड हमें पता है कि रिवॉल्यूशन एक ईयर मतलब T1, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, दैट इज 365 डेज। ये हमने लिया, ठीक है। 365 डेज मतलब 1 ईयर। 1 ईयर में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। When the distance is made thrice, अगर डिस्टेंस थ्राइस मेड किया तो हमने कंसिडर किया, सपोज फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी है, थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस, थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस
इसका मतलब क्या, अगर हम उसको R2 बोलेंगे, प्रेजेंट डिस्टेंस अभी जो थ्राइस करना है उसको अगर हमने R2 बोला तो R2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3R1 मिलेगा, क्योंकि 3 टाइम्स हमने उसको इंक्रीज किया। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, हमें पता है अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ हमें क्या निकालना है, R2 निकालना, नहीं सॉरी T2 निकालना है। उसने क्या बोला है कि एवरेज ड्यूरेशन कितना रहेगा अगर हमने डिस्टेंस चेंज किया तो T2 हमें निकालना है। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या आएगा, देखो थर्ड लॉ क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी T1 डिवाइड बाई T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, हमें T2 निकालना है, इतना याद रखो। तो ये पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करो, नहीं तो बेटर वे क्या करो, इसको T2 डिवाइड बाई T1 ले लो ताकि ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको R2 डिवाइड बाई R1 ले लो। अब T1 को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, पहले स्क्वायर सेपरेट कर लो। ओके, तो बेटर वे ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1, ये क्यूब रूट बनेगा, राइट ना, 3/2, मतलब ये पूरा क्यूब रूट बनेगा। तो ये T1 को इधर शिफ्ट करो तो ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें T1 पता है कितना है, उसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। डेज में ही निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे बोला है R2 डिवाइड बाई R1, R2 कितना है 3R1, तो हम लिखेंगे 3R1 डिवाइड बाई R1, R2 की जगह पे 3R1 पुट किया, 3/2 इंटू T1। ओके, तो क्या होगा, ये R1 कैंसिल होगा। तो ये क्या आएगा, देखो ये 3 है, 3 का क्यूब, पहले 3 का क्यूब ले लो, 3 क्यूब एंड देन उसका स्क्वायर रूट। ओके, इंटू T1, 3 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 27, मतलब ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू T1 कितना होता है, दैट इज 365, मतलब 1 ईयर बोला है ना उन्होंने, तो 365 इसका स्क्वायर रूट आए, सॉरी T1 आएगा, टाइम पीरियड आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होता है, दैट इज नियरली इक्वल ले लो, 5.19 आता है वो, 5.19 नियर। अगर आपको स्क्वायर रूट पता नहीं है किसी चीज का तो उसके नियर अबाउट वैल्यू ले लो। इसकी नियर अबाउट वैल्यू एक्चुअली 6 ही आती है, 6 का ही डायरेक्टली आता है। 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 36, राइट ना, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसके नियर अबाउट वैल्यू ये समथिंग 5 आएगा, ये तो हमें पता है। तो 5 को मल्टीप्लाई करके देखो 3 टाइम्स कितना आता है, वैसे उसको निकालो। ठीक है, तो इसका आंसर है 5.19। ओके, 5.19 को अगर हमने 365 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, दैट इज 1894। एक्चुअली ये लॉग टेबल का यूज करके अगर हमने निकाला तो ये इतना आता है, 5.196 इंटू 365 करो तो ये हमें मिलता है 1896.5। इसका मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, लॉग टेबल का यूज करके निकालो, 1897 डेज। ओके, ये हमें क्या मिला, T2 मिला। कब मिलेगा ये, जब हम उसको थ्राइस करेंगे। ऐसे ही उन्होंने सेकंड क्या बोला है कि उसको ट्वाइस करो, है ना। तो ट्वाइस करने के लिए हम यहाँ पे क्या आएगा, R2। इसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ये पहले पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो देखो यहाँ पे बोला है ट्वाइस R1, मतलब यहाँ पे आएगा ट्वाइस R1। सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है ट्वाइस द प्रेजेंट, मतलब ट्वाइस R1। तो केप्लर्स लॉ ऐसे ही यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, बस R2 की जगह पे हम 2R1 पुट करेंगे, 2R1 डिवाइड बाई R1 ब्रैकेट 3/2 इंटू T1। तो R1 गेट कैंसिल, 2 का क्यूब होता है 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 हम लोग लिखेंगे इंटू T1 कितना होता है, दैट इज 365, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ A कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A एक्चुअली सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आता है, 2.82 आता है। ये 2.3 डिजिट्स में लिखते जाओ क्योंकि अपना लॉग टेबल 4 डिजिट्स देता है ना, तो ये 2.828 आता है इंटू 365। ओके, इसको देखो, नहीं आता है तो मुझे बताओ।
अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू अगर 365 हमने किया तो हमें आंसर मिलता है 1032 डेज। कितना मिलता है? 1032 डेज। देखो ये हमें मिला T2। मतलब देखो अगर अभी जो प्रेजेंट डिस्टेंस है अर्थ का, उस डिस्टेंस में हमें 365 डेज मिलते हैं। अगर वो डिस्टेंस हम थ्राइस कर दे, 3 टाइम्स बढ़ा दे, तो हमें कितना टाइम लगेगा रिवॉल्व होने के लिए, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक साल कितने दिनों का होगा? 1897 डेज का होगा एक साल। और अगर हम उसको ट्वाइस कर दे डिस्टेंस को, तो एक साल 1032 डेज का होगा। अभी जो प्रेजेंट डिस्टेंस है वो 365 डेज का है। अगर हम उसको थ्राइस करें तो 1897 डेज बनेंगे एक साल के, एंड 1032 बनेंगे ट्वाइस करने के बाद। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा साल होगा। और भी ज्यादा हम लोग न्यू ईयर में सेलिब्रेशन करेंगे, राइट ना? तो इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे तो हो नहीं सकता, ये जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है। इतना ट्वाइस और थ्राइस हम लोग बढ़ा नहीं सकते, वो तो नेचर के हाथ में है। बट अच्छा है 365 डेज में सेलिब्रेशन आता है न्यू ईयर का, दैट इज गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन। मतलब जुपिटर अराउंड द सन रिवॉल्व हो रहा है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जुपिटर ऑर्बिट टू दैट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज 5 एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है अर्थ का 1 ईयर। अर्थ का तो हमें पता है 365 डेज होते हैं, या फिर ईयर में रखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या करना है, हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में जुपिटर का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है सन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, पहले वो लिख लो, उससे आपको बराबर पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है। देखो अर्थ का रिवॉल्यूशन सन को कितना है? 1 ईयर का। तो हम लेते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 ईयर, और हमें निकालना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जुपिटर। जुपिटर का जे होता है ना, जे। और दिया क्या है? टू दैट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। कैलकुलेट द पीरियड, दिया क्या है देखो, रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जुपिटर ऑर्बिट टू दैट ऑफ अर्थ, मतलब RJ डिवाइड बाय RE दिया है, 5 दिया है, मतलब 5 डिवाइड बाय 1 होगा। ओके, तो हमें पता है, वापिस हम केपलर्स लॉ यूज करेंगे। TJ डिवाइड बाय TE इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आएगा? RJ डिवाइड बाय RE। केपलर्स के थर्ड लॉ पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तो पता है हमें, ये कितना दिया है? 5, मतलब TJ डिवाइड बाय TE ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब हमें मिलेगा। 5 क्यूब मतलब क्या? 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा। और तो और हमें यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो देखो सबसे पहले 5 का क्यूब लिखो, कितना आता है? 5 का क्यूब कितना होता है? दैट इज, आई थिंक सो इट इज 125, राइट ना? सो सॉरी 125। ओके, और ये कितना है? उसका स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो हम इसको सेपरेट से स्क्वायर रूट लेती हूँ। TJ डिवाइड बाई TE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 125 को हमें किसका स्क्वायर पता है? 25 का पता है, राइट ना? तो 25 इंटू 25 अगर हम करते हैं, 25 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमें 125 मिलता है। तो इसको मैं लिखती हूँ 25 इंटू 5। तो ये 25 का स्क्वायर रूट बाहर आके 5 बनेगा, 5 रूट 5। ये हमें क्या मिलेगा? दैट इज TJ डिवाइड बाई TE मिलेगा। बट हमें TE दिया है, कितना दिया है TE? दैट इज 1 ईयर। तो इसको हम 1 ही पुट करेंगे ताकि हमें ईयर में मिलेगा। तो TJ इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड आके 5 रूट 5 ही रहेगा, 5 रूट 5 ईयर्स। ये हमें आंसर मिलता है। आपको अगर रूट 5 चाहिए तो लॉग टेबल देखो, रूट 5 कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर रूट नियर अबाउट 2.2 समथिंग आएगा, 2.23 आता है। इंटू इसको 5 करना होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 11.18 ईयर्स। ये हमें क्या मिला? टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन।
जेई 1996 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या था। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वे हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी। मतलब अभी जो वैल्यू है उसके हाफ डिस्टेंस किया। उसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, थ्राइस किया था, ट्वाइस किया था। अभी हमने उसके हाफ डिस्टेंस किया, तो उन्होंने पूछा है कि उसकी जो वैल्यू है, नंबर ऑफ डेज है इन अ ईयर, कितने होंगे। मतलब अभी देखो अभी कितने डेज है, हमें पता है T1 इज इक्वल टू कितने होते हैं, एक साल के कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, राइट। तो हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। कब, व्हेन। अभी डिस्टेंस सपोज हमने D कंसिडर किया, D इज द करंट डिस्टेंस, जो अभी डिस्टेंस है वो हमने D कंसिडर किया, और उस डिस्टेंस को हमने D/2 किया। मतलब सपोज ये D1 है तो ये D2 कितना रहेगा, D1/2 होगा। तो T2 हमें क्या मिलेगा, ये उन्होंने पूछा है। तो हमें पता है केप्लर्स थर्ड लॉ यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सो बाय केप्लर्स, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, T2 डिवाइड बाय T1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय D1 ब्रैकेट क्यूब। D2 क्या है, दैट इज D1/2, so that is equal to D1/2 डिवाइड बाय D1 ब्रैकेट क्यूब। T2 डिवाइड बाय T1 एज इट इज रखो। यहाँ पे ये D1 कैंसिल होगा और 1/2 ब्रैकेट क्यूब बनेगा, 1/2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट क्यूब मतलब क्या, 2 क्यूब बनता है 8, सो ये बनेगा 1/8। अब इस T1 स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करो, ये T2 स्क्वायर एज इट इज रहने दो, T1 स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करो। सो दिस इज द 1/8 इंटू T1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू T1 कितना है 365, तो 365 इंटू 365 करो। ओके, ये क्या है, T2 स्क्वायर है, हमें T2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस साइड स्क्वायर रूट करेंगे, 365 इंटू 365 डिवाइड बाय 8। ओके, इसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 8 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या बनेगा। अभी यहाँ पे 365 उसका स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और सिंगल 365 बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, तो ये 4 बाहर आके क्या बनेगा, 2 बनेगा। सो 365 डिवाइड बाय 2√2। हमें क्लियर। अब इस 2 से यहाँ पे क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, ताकि और भी इजी होगा। देखो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो। इधर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बनता है, 365 इंटू √2 डिवाइड बाय ये 2 एज इट इज इंटू √2 इंटू √2 2 बनेगा, मतलब 4। तो 365 डिवाइड बाय 4√2 कितना बनता है, 4√2। इसे डिवाइड करो, 4 1 जा 4 9 जा 36, इसको 91 पॉइंट समथिंग ये आंसर हमें मिलेगा, राइट ना। 4 1 जा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 पॉइंट, आगे कुछ तो भी मिलेगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 91 कंसिडर कर लेते हैं। 91 इंटू √2 की वैल्यू रट ही लो, कितनी होती है, 1.4 समथिंग, तो 91 इंटू 1.4 समथिंग। तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलता है 136.4। 136.4 ये हमें क्या मिलता है, T2 मिलता है, डेज। यहाँ पे देखो 136.4, ये इसके नियर अबाउट वैल्यू हमें, एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने सब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किए हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो क्या करो, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो कौन सी है, T2। ये 64, ये 182 बहुत ज्यादा है, 730, इसके नियर कौन सी है, 129, तो इसको 129 डेज लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। देखो कभी भी अगर कैलकुलेशंस ऐसे डिफिकल्ट है, सपोज स्क्वायर रूट नहीं पता, तो उसके नियर अबाउट वैल्यू देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जेई में लॉक टेबल अलाउड नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई 97 में पूछा गया सवाल है, ये सेकेंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन टू इट्स मास इज 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द एरिया एनक्लोज्ड बाय अर्थ्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली डैश डैश मीटर स्क्वायर। मतलब आपको दिया क्या है, देखो अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल। ऑलरेडी सेकेंड लॉ हमने जो स्टडी किया उसमें मैंने आपको बताया था। टू इट्स मास मतलब एल डिवाइड बाय एम, कितना दिया है 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और हमें पूछा है एरिया एनक्लोज्ड बाय अर्थ्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब डी ए कितना है वो हमें पूछा है। ओके तो देखो बच्चों, जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स प्रूव किया था तब हमने देखा, हमने क्या प्रूव किया था, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय 2m इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय 2m, मतलब एल बाय एम हो सकता है। सो एल बाय एम की वैल्यू हमें पता है और डी टी भी हमें पता है। देखो रेशियो ऑफ अर्थ्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन टू इट्स मास, देयर एरिया एनक्लोज अर्थ्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, अर्थ्स ऑर्बिट मतलब होल ऑर्बिट लेना है हमें। ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ ऑर्बिट मतलब होल ऑर्बिट कितना एरिया इनक्लोज होता है वो हमें पूछा है। तो अर्थ पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितने दिनों में करती है, 365 डेज में। तो डी टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 365 डेज। 365 डेज मतलब कितने सेकेंड्स, 365 डेज इज इक्वल टू 365 इंटू 24 आवर्स, एक दिन के 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, ऐसे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो ये सेकेंड में कैलकुलेशन रहेगा। तो अभी ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। वैसे सिंपल एग्जांपल, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m, दैट इज इक्वल टू एल बाई एम हमें पता है, दैट इज 4.4 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से डिवाइड करो, 2.2 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻15। डी ए बाई डी टी, हमें डी ए चाहिए तो डी ए इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻15 इंटू डी टी। डी टी कितना है, डी टी की वैल्यू पुट कर दो, 2.2 इंटू 10⁻15 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन ही करना होगा हमें पूरा, और उसको 10⁻15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो बच्चों क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 69379200, ये इन तीनों का 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है, इंटू 10⁻15 एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मैंने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट ही शिफ्ट करो। 6.93 हम लोग इसको बोल सकते हैं, 93 या 94 कर लो इसको, इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किए, 7। तो 15 प्लस 7 कितना होगा, दैट इज 22। मतलब ये बनेगा 6.93 इंटू 10⁻22 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑर्बिट स्वीप करता है अराउंड द सन। 6.93, इसको 94 भी बोल सकते हैं आप लोग, इंटू 10⁻22 मीटर स्क्वायर। दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 6.93 इंटू 10⁻22 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट ओडिशा 2019 में पूछा गया सवाल है, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। Time period of geostationary satellite is 24 hours at a height 6 RE. Height कितनी दी है, 6 RE. RE is the radius of Earth. From surface of Earth. Earth के surface से height दी है 6 RE. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE.
फ्रॉम सरफेस विल बी, मतलब हमें T1 दिया है, T1 की हाइट दी है और हमें T2 निकालना है। ओके, देखो बच्चों, ये अर्थ सरफेस है एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो यहाँ से ऐसे अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो अर्थ के सरफेस से, ये पॉइंट है अर्थ का, सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ, दिस इज, यहां से कितने हाइट पे उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला है, दैट इज 6RE। मतलब यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें काउंट करनी होगी, क्योंकि अर्थ का जो हाइट है वो हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अर्थ की रेडियस थोड़ी ना छोटी है कि उसको इग्नोर कर दे, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा। ये कितना है RE और ये कितना है 6RE। मतलब R1 अगर आपको लेना है तो R1 आप क्या लोगे बच्चे, यहाँ पे गलती कर सकते हैं, RE प्लस 6RE लेंगे, राइट ना, क्योंकि हम यहाँ से R1 मेजर कर रहे हैं, यहाँ से नहीं, अर्थ के सरफेस से नहीं। उन्होंने ये अर्थ के सरफेस से 6RE दिया है, हमें ये RE भी तो काउंट करना है। ओके, और इसका टाइम पीरियड उन्होंने कितना दिया है, दैट इज 24 आवर्स। मतलब इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। सिमिलरली उन्होंने बोला है कि R2 मतलब क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, और एक दूसरा सैटेलाइट है जो इससे अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 RE पे है। मतलब ये कितना है 2.5 RE प्लस, ये भी, इसमें भी हमें क्या करना होगा, दो सैटेलाइट अर्थ को रिवॉल्व करें, इसमें भी हमें प्लस RE करना होगा, राइट ना। R2 दिया है 2.5 RE प्लस RE, और हमें T2 निकालने के लिए बोला है, तो उसका टाइम पीरियड निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो सिंपल केप्लर्स लॉ यूज करो। देखो T2 डिवाइड बाय T1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 ब्रैकेट क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू R2 प्लस, यहाँ पे R2 का फॉर्मूला क्या है देखो, 2.5 RE प्लस RE, 2.5 RE प्लस RE डिवाइड बाय R1 का क्या है, RE प्लस 6RE ब्रैकेट क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये 2.5 प्लस 1 कितना होगा, 3.5 RE डिवाइड बाय 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 RE ब्रैकेट क्यूब। RE गेट कैंसल, 3.5 1 जा 5, 2 जा 7, सो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट क्यूब, मतलब कितना 1/8। ये क्या मिला, T2 डिवाइड बाय T1 ब्रैकेट स्क्वायर मिला। हमें क्या चाहिए, T2 निकालना है, T1 को उधर शिफ्ट करना होगा, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू T1 स्क्वायर। T1 कितना दिया है उन्होंने, 24 आवर्स दिया है, सो इट इज 24। तो ये क्या बनेगा देखो, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 8। बट ये क्या है, T2 स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटू 24, तो 24 एक ही 24 आएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2√2 बराबर। देखो कैसे, ये 8 है, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 को बाहर निकाल के स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आके, और ये √2 एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे 12 2 जा 4, तो ये हमें मिलेगा 12 डिवाइड बाय √2। लेकिन हमारे ऑप्शन में एक भी 12 डिवाइड बाय √2 नहीं है, 12√2 है बट 12 डिवाइड बाय √2 नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो आगे, तो ये √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद √2 इंटू √2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो 12√2 डिवाइड बाय 2, तो 2 6 जा 12, दैट इज इक्वल टू 6√2। ये हमें T2 की वैल्यू मिली, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, CET 2019 में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप तुरंत आंसर बताओगे। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ द एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, बताओ सेकेंड लॉ में हमने देखा एरियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट इज ऑलवेज डिक्रीज होती है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होती है,
या रिमेन्स कांस्टेंट होती हैं या ओनली इंक्रीज होती हैं। तो आपको पता है dA/dt इज इक्वल टू L/2m इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, तुरंत आप बता सकते हो। सो एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सीईटी का सवाल था। सीईटी के सवाल बहुत इजी होते हैं और उतना डेप्थ में हम लोग ले रहे, जेई के अकॉर्डिंगली ले रहे, तो इतना डिफिकल्ट आपको लगेगा भी नहीं, आप इजीली सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों अभी हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम लोग लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड। तो एमसीक्यूज देखो क्या है बच्चों। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखो केपलर्स लॉ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ इक्वल एरियाज इन एंड आउटकम ऑफ। केपलर्स लॉ ऑफ इक्वल एरियाज का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, dA/dt इज इक्वल टू क्या होता है, L/2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, m है मास, L है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एनर्जी नहीं आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। लीनियर मोमेंटम P होता है, एंगुलर मोमेंटम L होता है। तो L है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट, अमंगस्ट गिवन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, केपलर्स डिराइव्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है न्यूटन प्रोवाइडेड द रीजन बिहाइंड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो केपलर्स डिराइव्ड द लॉज ऑफ, केपलर ने बस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे क्या, नो, केपलर ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड लॉज दिए थे। पहला लॉ दिया था ऑर्बिट का, दूसरा लॉ एरियाज का, तीसरा लॉ टाइम पीरियड का। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। न्यूटन ने क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था, रीजन बिहाइंड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट, अभी जो न्यूटन लॉ हम लोग स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने बस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन नहीं दिए थे, उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे, ग्रेविटी दिए थे। ओके, थर्ड देखो क्या है। अब थर्ड के लिए आपको ये डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने जो डायग्राम बताया है, देखो बच्चों दोनों को मैं साथ में नहीं दिखा सकती, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ और आप लोग डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन देखो क्या है, द फिगर शोज, ये जो फिगर दी है, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या है, सन, और ये मोशन ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट द फोकस। The shaded areas A and B are also shown in the figure which can be assumed to be equal. तो ये जो एरिया है, शेडेड एरिया A and B, ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब क्या कि एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल। एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये हमें पता है कि एक सेकेंड में वो अगर यहाँ तक जाता है तो एक सेकेंड में वो यहाँ तक ही जाता होगा। इसका मतलब इसने जो एक सेकेंड में इतना पाथ कवर किया है, तो ये स्लो प्लैनेट, यहाँ की मोशन प्लैनेट का स्पीड यहाँ पे स्लो होगा और यहाँ पे फास्ट होगा। एक सेकेंड में इसने इतना टाइम कवर किया, एक सेकेंड में इतना कवर किया, तो इसका एरिया जो स्वीप किया है वो इक्वल होगा। ये हमने स्टडी किया था सेकेंड लॉ में। तो उन्होंने क्या बोला है, A and B are also shown in the figure which can be assumed to be equal if T1 and T2 represent the time for the planet. T1 and T2 represent the time for the planet to move from A to B and D to C respectively. Then नीचे स्टेटमेंट दिए देखो, T1 is less than T2, T1 is greater than T2, T1 is equal to T2, T1 is less than or equal to T2. अगर ये एरिया इक्वल है, ऑब्वियसली इसका टाइम क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट यहाँ पे है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने न्यूटन्स लॉ भी यूज किया है, बट मैं वैसे न्यूटन लॉ का फॉर्मूला आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ अ पीरियड t. If the gravitational force between the planet and the star is proportional to r raised to -3/2, then उन्होंने टाइम और रेडियस इन दोनों के बीच का रिलेशन अलग अलग पावर में दिया है। तो हमें रिलेशन कौन सा करेक्ट है वो निकालना है। इसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। F इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, F इज इक्वल टू G इंटू एम
एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, राइट ना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r⁻³ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोला है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, नो। तो यहाँ पे इस r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, r⁻³ ऐसे लिखेंगे, ओके। और इफ ये f जो है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mr⍵² इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाय r⁻³ ओमेगा मतलब होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा 4π² डिवाइड बाय t²। ये हमें इसका स्क्वायर करने के बाद आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ये m, ये r भी कैपिटल लेना पड़ेगा, यहाँ पे r कैपिटल लिया है। तो mr इंटू ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, दैट इज 4π² डिवाइड बाय t² इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाय r⁻³ तो यहाँ पे ये m को एंड r को इधर शिफ्ट कर दो तो ये इस साइड जाके डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय m इंटू r। तो ये m कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, gm डिवाइड बाय r⁻³ प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, राइट ना, r⁻³ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना आएगा, gm डिवाइड बाय r⁵/2 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या, 4π² डिवाइड बाय t² इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r⁵/2। तो यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, t², ये दोनों ऊपर के कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2, क्योंकि देखो यहाँ t² है, यहाँ दोनों भी डिवाइड है तो हम लोग लिख सकते हैं t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2। तो ऐसे लॉजिक लगा के आपको इनका रिलेशन निकालना है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया है, t² इज इक्वल टू r⁵/2, कौन सा ऑप्शन दिया है देखते हैं। देखो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2 पहला ही ऑप्शन दिया है, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज t। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज t। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड अनदर प्लैनेट हुज रेडियस इज 3r। t1 दिया है t एंड r1 दिया है r, और दूसरा क्या दिया है, r2 इज इक्वल टू 3r दिया है, और हमें पूछा है t2 निकालो। देखो t1 इज इक्वल टू t, r1 इज इक्वल टू r, राइट। t2 निकालना है, r2 कितना दिया है 3r। सो हमें पता है केपलर्स लॉ, t2 डिवाइड बाय t1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r2 डिवाइड बाय r1 ब्रैकेट क्यूब। r2 क्या है 3r, ये क्या है r ब्रैकेट क्यूब, r गेट कैंसिल, 3 क्यूब। t2 डिवाइड बाय t1 कितना दिया है, t1 t दिया है तो इसको हम t पुट करेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब कितना होता है, दैट इज 27। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 3 जा, तो 27, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 27 को, 27 एक मिनट, इसको स्क्वायर रूट पहले हटा लेते हैं। तो ये t2² इज इक्वल टू हमें मिलेगा 27 इंटू t²। तो ये स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू t², हमें t2 चाहिए। तो t2 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, देखो t² तो बाहर निकल के t बन जाएगा, 27 को हम ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 3, क्योंकि हमें 9 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये 3 बाहर आएगा तो 3√3 मिलेगा इंटू ये t, ये हमें क्या मिला t2। देखो समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको, जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल सॉल्व किया सेम उसी तरह से, r2 की जगह पे 3r पुट किया, r1 की जगह पे r पुट किया, ब्रैकेट क्यूब है तो 3 क्यूब मिलेगा, 3 क्यूब होता है 27,
तो T2 इज इक्वल टू, हमें स्क्वायर दिया है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। T इधर शिफ्ट किया, 27 इंटू टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर T बाहर आया। 27 को हमने 9 3 लिखा, 9 मतलब 3, तो 3 बाहर आके ये √3 एज इट इज रहेगा और ये T। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। देखो ऑप्शन नंबर डी, 3√3T दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इस बार चैप्टर 4 के एमसीक्यूज बाकी हैं, वो मैं बाद में लूंगी। ठीक है, फिलहाल तो अभी इस चैप्टर के, इसके आगे के सभी क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म होगा तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। अभी फर्स्ट केप्लर्स लॉ के रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सभी हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी करेंगे, दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देके सुनो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।